हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं छोटी आंत के बारे में, जिसमें दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जो छोटी आंत होता है वह भोजन के पाचन क्रिया के फलस्वरूप अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाता है, और साथ ही छोटी आंत से संबंधित जो ग्रंथियाँ होती हैं इनके कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जान पाया कि जब आपका भोजन मुख गुहिका से होते हुए ग्रासनली के माध्यम से आमाशय में प्रवेश करता है तो उस स्थिति में आमाशय में उपस्थित जो एंजाइम होते हैं वह भोजन पर प्रतिक्रिया करके उस भोजन के स्वरूप को गाढ़े लेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि जब आमाशय में भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन क्रिया के फलस्वरूप जो आपका भोजन है वो दोस्तों अपने स्वरूप को त्याग कर गाढ़े लेय के रूप में क्या होता है, वो गाढ़े लेय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो गाढ़ा लेय है दोस्तों, इसी गाढ़े लेय को हम लोग किस रूप में जानते हैं दोस्तों? इसी गाढ़े लेय को हम लोग कायम के रूप में जानते हैं। किस रूप में? तो कायम के रूप में। मैंने बताया था ना, कायम किसको बोलते हैं कि जब आमाशय में भोजन के पाचन क्रिया के फलस्वरूप आपके भोजन का जो स्वरूप है जब वो गाढ़े लेय के रूप में परिवर्तित हो जाए तो यही दोस्तों आपका कायम कहलाता है। और जब आपका भोजन कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है तभी दोस्तों जो आपका भोजन है वो क्या करता है कि छोटी आंत में खुलता है। जब तक दोस्तों आपका भोजन कायम के रूप में परिवर्तित नहीं होगा तब तक दोस्तों ये जो भोजन है वो छोटी आंत में बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इस चीज को मैंने आप लोग को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया कि जो वैज्ञानिक थे विलियम ब्यूमॉन्ट, उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर नहीं बताया था, उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यह बताया था कि दोस्तों आमाशय में जो भोजन का जो स्वरूप है वो छोटी आंत में तभी खुलता है जब उस भोजन का पाचन आमाशय में परिपूर्णता हो जाता है। और आपने अभी जाना कि जब आमाशय में भोजन का पाचन परिपूर्णता हो जाता है तो उस स्थिति में जो भोजन का स्वरूप है वह कायम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज से आप लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आमाशय का जो कार्य होता है वो केवल इतना ही तक होता है कि मुख गुहिका के माध्यम से आने वाला जो भोजन है उसके स्वरूप को कायम के रूप में परिवर्तित कर देना। मेरी बातों को ध्यान समझना। जब मुख गुहिका के माध्यम से ग्रसनी की सहायता से जब आपका भोजन आमाशय में प्रवेश करता है तो जो आपके आमाशय का कार्य होता है वो दोस्तों बस उतना ही होता है कि जो आपका भोजन है वो कायम के रूप में परिवर्तित हो जाए। जब यह भोजन कायम के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके बाद आहार नाल का जो यह भाग है आमाशय वो बिल्कुल भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जितनी सामर्थ्य था, जितनी इसकी क्षमता था, इसने अपने क्षमता के अनुसार अपना कार्य किया। अब कायम पर जो काम करेगा यह दोस्तों आपके आहार नाल का कोई और ही भाग काम करेगा, क्योंकि इसे कायम पर जो कार्य करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी आमाशय के पास नहीं होती। तो दोस्तों आपके आमाशय में जो आपका भोजन कायम के रूप में परिवर्तित होता है तो इस पर कार्य करने वाला जो आहार नाल का भाग होता है वही होता है छोटी आंत, जिसके बारे में आप लोग अभी जानने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो छोटी आंत होता है वो आपके आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, या बोल सकते हैं कि सबसे लंबा भाग होता है। बड़ा नहीं बोलेंगे, लंबा बोलेंगे, यानी इसकी जो लंबाई होती है वो दोस्तों बहुत ही अधिक होती है आहार नाल के अन्य भागों की तुलना में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं लिखवाया है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके स्वरूप का तो इसका जो स्वरूप होता है वो होता है कुंडलित। कुंडलित यानी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, और इसको बोलेंगे कुंडलित। और अगर हम बात करें दोस्तों कि दिखने में कैसा होता है तो दिखने में होता है बेलन के जैसा, यानी कि इसका जो स्वरूप होता है वो होता है बेलनाकार। अगर हम बात करें इसके लंबाई का तो दोस्तों इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 6 से 7 मीटर। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब बात करें चौड़ाई का तो चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। दोस्तों एक चीज आप लोग एक चीज और समझ के रखना कि आपके मनुष्य में जो छोटी आंत की लंबाई होती है ये कोई जरूरी नहीं कि वो दोस्तों केवल 6 से 7 मीटर तक ही होगी। जो आपके छोटी आंत की लंबाई होती है यह दोस्तों निर्भर करती है मनुष्य के लंबाई पर।
यदि कोई मनुष्य दोस्तों अपने सामान्य लंबाई से अगर अधिक लंबा रहता है तो उस स्थिति में उसका जो क्षुद्रांत होता है, देखिए मैं यहाँ पर क्षुद्रांत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर शब्द लिया है क्षुद्रांत, तो इस क्षुद्रांत का दोस्तों जो आप यहाँ पर स्वरूप देख रहे हैं ना, यह स्वरूप दोस्तों आपके छोटी आंत से ही संबंधित रहता है, क्योंकि छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहा जाता है। कुछ ऐसे किताबें जहां पर छोटी आंत को क्षुद्रांत के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन मत करना कि ये क्षुद्रांत क्या होता है। तो दोस्तों छोटी आंत को ही क्षुद्रांत कहा जाता है। तो आइए हम लोग कहां पर थे, तो हम लोग यहाँ पर थे दोस्तों कि जो आपके क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है वो दोस्तों मनुष्यों में मनुष्य के लंबाई पर निर्भर करती है। अगर कोई मनुष्य दोस्तों अपने सामान्य लंबाई से अधिक लंबा रहता है तो उस स्थिति में उसके क्षुद्रांत की जो लंबाई है वह 6 से 7 मीटर से अधिक भी हो सकती है। और अगर कोई मनुष्य अपने समान लंबाई से अगर काफी दोस्तों वो छोटा होता है यानी नाटा होता है तो उस स्थिति में उसके क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है वो दोस्तों क्या होता है, वो दोस्तों कम हो सकता है, यानी 6 मीटर से भी कम हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें औसतन लंबाई का, यानी जो समान लंबाई होता है मनुष्यों का, अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें तो उस हिसाब से जो आपके छोटी आंत की लंबाई होती है वो दोस्तों 6 से 7 मीटर तक ही होती है। और चौड़ाई की बात करें तो वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो इस चीज को आप लोग समझना। अगर हम बात करें जंतुओं में क्षुद्रांत का तो दोस्तों सभी जीवों में जो क्षुद्रांत की लंबाई होती है वो एक समान बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। जैसे कि आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, बकरी हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, सब में क्षुद्रांत होता है, सब में छोटी आंत होता है क्योंकि यह भोजन को पचाता है। यह दोस्तों आपके आहार नाल का एक ऐसा भाग होता है जहां पर आपके भोजन का अंतिम पाचन होता है, यानी कि इसी में दोस्तों आपके भोजन की जो पाचन की क्रिया है वह संपूर्णतः संपादित होती है। इसीलिए आपके आहार नाल में इसका जो योगदान होता है वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस चीज को आप लोग समझ के रखना। जितना दोस्तों सब कुछ जो प्रक्रिया है वो दोस्तों कायम के बाद वो सारा चीज आपका छोटी आंत ही इस चीज को निभाता है, और तब जाकर दोस्तों आपका जो अपचित पदार्थ है जो कि मल के रूप में दोस्तों परिवर्तित हो जाता है वह बड़ी आंत की सहायता से मल द्वारा बाहर निष्कासित हो जाता है। और यही दोस्तों आपके भोजन का जो पाचन की क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। इस चीज को आप लोग समझ कर रखना, ठीक है। तो दोस्तों हम कहाँ पर थे, तो देख सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया कि सभी जीवों में जो क्षुद्रांत की लंबाई होती है वो अलग अलग होती है और यह निर्भर करती है उसके भोजन पर। देखिए आपको पता है कि जो गाय होता है, जो भैंस होता है, यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, वो दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं। और जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेलुलोज होता है। तो दोस्तों सेलुलोज के पाचन के लिए दोस्तों काफी वक्त लगता है, यानी सेलुलोज को पचाने के लिए दोस्तों काफी लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। अगर काफी लंबा क्षुद्रांत नहीं होगा तो सेलुलोज का जो पाचन है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आप देखते हैं गाय का जो पेट रहता है वो फूला फूला, भैंस का पेट फूला फूला, सांड का पेट फूला, लेकिन शेर बाघ का पेट देखे हैं, लोमड़ी का देखे हैं, सियार का देखे हैं, उन लोगों का पेट पचका हुआ रहता है, बिलाई का पचका हुआ रहता है, कुत्ता का पचका हुआ रहता है, क्योंकि उन लोग मांसाहारी जीव हैं। जो मांस खाने वाले जो जीव होते हैं उनके जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ही दोस्तों छोटे होते हैं, क्योंकि मांस को पचाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। और मांस को पचाने में जो क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है उसका अधिक लंबा होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। वो क्या कर सकता है कि वो दोस्तों कम लंबा होने में ही वो मांस को पचा सकता है। लेकिन जो आपके सेलुलोज होते हैं, जो पेड़ पौधे खाने वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब पेड़ पौधों को जब वो खाते हैं, उनके पत्तियों को खाते हैं, तो उनको पाचन के लिए दोस्तों लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ईश्वर ने जो जीव जिस व्यवहार में आता है, जिस गुण में आता है, जिस स्वरूप में आता है, उसके उसी स्वरूप के आधार पर जो ईश्वर है उन्होंने उसकी ऐसी संरचना को बनाया है। ठीक है, तो आपने हो सकता है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाया जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत ही दोस्तों यह उपयोगी होगी। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सारा चीज दोस्तों आप लोगों ने जान लिया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें बड़ी आंत का, तो दोस्तों जो बड़ी आंत है ना, इसको हम लोग जानते क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बृहदांत, बृहदांत, बृहदांत भी बोल सकते हैं इसको, बृहदांत। यानी बड़ी आंत ब से समझेंगे बृहदांत, छोटी आंत यानी छ से समझेंगे क्षुद्रांत। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं करना। अब यदि हम बात करें क्षुद्रांत के भाग का यानी छोटी आंत के भाग का, तो दोस्तों जो छोटी आंत होता है वह मुख्यतः
3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें उसका जो पहला भाग है वो कहलाता है ग्रहणी, जो दूसरा भाग है वो कहलाता है जेजुनम, और जो तीसरा भाग है वो कहलाता है इलियम। तो दोस्तों अगर हम बात करें ग्रहणी का, तो दोस्तों ये जो ग्रहणी है वो आपके छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, सबसे प्रारंभिक भाग है। तो समझते हैं ग्रहणी के बारे में। तो दोस्तों ये जो ग्रहणी है ना, ये क्या करता है कि यह दोस्तों आपके आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है उसके ठीक बाद यह दोस्तों शुरू होता है। तो पाइलोरिक देखिए लिखवाए हैं, समझना, यह छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। तो आप लोग के माइंड में आता होगा कि सर ये पाइलोरिक भाग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग समझना, मैंने हो सकता है पिछला वीडियो में नहीं बताया होगा कि पाइलोरिक क्या होता है, तो समझना, ठीक है। अगर हम बात करें आपके आमाशय के स्वरूप का, तो आमाशय दिखने में कैसा होता है, तो यू आकार के जैसा, यानी कि इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है, थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है ना। ऐसा ही दोस्तों आपका क्या होता है, आमाशय आपका रहता है ऐसा ही। तो दोस्तों अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से बनाएं तो यह कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों जो आप ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला इसको बोलते हैं आमाशय का अगला भाग, इसको बोलते हैं आमाशय का अगला भाग, इसको बोलते हैं आमाशय का पिछला भाग। तो जो आमाशय का अगला भाग होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, जो आमाशय का अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक, और जो आमाशय का पिछला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक। तो इसीलिए दोस्तों आप समझ के रखना कि आमाशय का जो पिछला भाग है वो आपके पाइलोरिक भाग के रूप में जाना जाता है, और जो आमाशय का अगला भाग है वो आपके कार्डियक के रूप में जाना जाता है। बात करें अगर बीच वाले भाग का, तो इसको दोस्तों बोलते हैं फूटिक भाग। क्यों फूटिक भाग बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी में आपका जो भोजन है वह उपस्थित रहता है जब वो ग्रास नली से होते हुए आता है, तो ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो पाइलोरिक भाग है, तो ये पाइलोरिक भाग के बाद जो आप ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला ये कैसा है, ये आकार में कैसा है दोस्ती, आकार में इस तरीके से है, यानी सी के जैसा है ना, सी के जैसा, जो कि क्या करता है कि यह अग्नाशय ग्रंथि को घेरा हुआ रहता है। देखिए यहीं पर है अग्नाशय ग्रंथि। थोड़ा सा दोस्तों गिजमिज हो गया है क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया ना, पढ़ाया ना आप लोग को, तो इसलिए थोड़ा सा गिजमिज हो गया है, थोड़ा समझना आप लोग ध्यान से, ठीक है। मैं चित्र दोस्तों हो सकता है मैं यहाँ पर फोटो दे दूंगा, आप लोग समझ लेना। देखिए ये जो आप देख रहे हो पत्ती के आकार के जैसा, ये जो पत्ती जैसा देख रहे हो ना, ये वाला यही दोस्तों क्या है, यही आपका अग्नाशय ग्रंथि है, ठीक, यही अग्नाशय ग्रंथि है। तो इस अग्नाशय ग्रंथि को घेरा हुआ कौन है, तो इस अग्नाशय ग्रंथि को घेरा हुआ है आपका ग्रहणी, देखो है ही ना ग्रहणी, देखो ये वाला क्या है, ये जो आप देख रहे हो सी जैसा, यही आपका ग्रहणी है, जो कि किससे जुड़ा हुआ रहता है, जो कि आपके छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। इसी ग्रहणी से होते हुए आपके आमाशय से निकलने वाला जो भोजन है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है, ठीक। इस चीज को आपने जाना। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रहणी की लंबाई का, तो इसकी जो लंबाई होती है वो बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं होता, ये बहुत ही दोस्तों छोटा होता है। आपके छोटी आंत का जो पहला भाग है ग्रहणी, इसकी जो लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है, देख सकते हैं मात्र कितना, तो 8 से 10 इंच, बस इतना ही दोस्तों क्या होता है इसकी लंबाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें छोटी आंत के संपूर्ण लंबाई का, तो वह कितना होता है, तो 6 से 7 मीटर, मनुष्यों में, केवल मनुष्यों में, सभी जीवों में ना, याद रखना। तो आगे दोस्तों देख सकते हैं जिसमें लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है, जैसे कि अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, आप लोग देखना ध्यान से। अगर हम इसको मिटा दें, अगर हम देखें दोस्तों ग्रहणी को, तो ग्रहणी कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका होगा, पाइप के जैसा, इस तरीके से पाइप के जैसा, यही ना। तो ये दोस्तों आप जो पाइप के जैसा जो आप ग्रहणी देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बीचों बीच एक दोस्तों छिद्र रहता है, बीचों बीच एक छिद्र रहता है, और इसी छिद्र में दोस्तों एक नली रहती है, इसी में एक नलिका खुलती है, एक नलिका, ठीक है, नली के जैसे। और ये जो नली होती है वो दोस्तों 2 विभिन्न नलिकाओं की सहायता से मिलकर बनी होती है, जिसमें जो पहला नलिका होती है वो कहलाती है अग्नाशयी वाहिनी, और जो दूसरी नलिका होती है वो कहलाती है मूल पीत वाहिनी। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो अग्नाशयी वाहिनी है और जो मूल पीत वाहिनी है ये वास्तव में क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो आप अग्नाशयी वाहिनी में जो आप अग्नाशय जो देख रहे हैं ना, अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या है दोस्तों, अग्नाशय जो है वो एक प्रकार का
आपका ग्रंथि है, जो कि किससे जुड़ा हुआ होता है, जो कि दोस्तों आपके आमाशय के जो आपका ग्रहणी भाग है उसी से यह जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो आपका द्रव होता है, जो रस होता है, उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। देखिए है यहाँ पर, है ना, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और जो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला रस, अग्नाशयी रस, तो ये इस ग्रंथि से स्रावित होती है। लेकिन जो ग्रंथि है आपका अग्नाशय, तो इस अग्नाशय ग्रंथि में दोस्तों बहुत से क्या होती है, बहुत सी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, और यही नलिकाएं एक दूसरे से संयोजित होकर एक दोस्तों नलिका का निर्माण करती है, जिसे अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो अग्नाशय वाहिनी है वो कहाँ पर होता है, तो यह दोस्तों होता है अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में जो छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, उन्हीं नलिकाओं की सहायता से जो एक नलिका बनती है, उसी नलिका को अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें मूल पीत वाहिनी का, तो दोस्तों देखिए मूल पीत वाहिनी में जो पीत आप देख रहे हैं ना, पीत, तो इस पीत शब्द का मतलब क्या हुआ, जो आप ये पीत देख रहे हैं, तो इस पीत शब्द का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस पीत शब्द का मतलब ये हुआ कि ये जो दोस्तों पीत है ना, यह दोस्तों एक प्रकार का क्या है, स्राव है, एक प्रकार का यह दोस्तों क्षारीय द्रव है, जो कि दोस्तों एक ग्रंथि से स्रावित होता है। और वो जो ग्रंथि है आपका, वो आपके मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आप हो सकता जानते होंगे कि आपके मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो कौन है, तो दोस्तों आपके मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यानी यकृत के कोशिकाओं द्वारा जिस रस का स्राव होता है, उसी रस को पीत रस के रूप में जाना जाता है। और इसका जो संग्रहण है वो होता है किसमें, तो वो होता है आपके पित्ताशय में, जो कि एक प्रकार का थैलीनुमा संरचना होता है। और इस पित्ताशय का जो काम है वो दोस्तों होता है छोटी आंत में भोजन को पचाने में। ठीक है, तो देखिए ये दोनों जो ग्रंथि देख रहे हो आप लोग, अग्नाशय ग्रंथि और साथ ही दोस्तों जो आप यकृत ग्रंथि देख रहे हो, ये दोनों को दोनों आपके छोटी आंत से ही संबंधित रहता है, जो कि भोजन के पचाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप पित्त शब्द का प्रयोग जो देख रहे हैं, मैंने बताया कि जो पित्त है वो एक प्रकार का रस है, जो कि यकृत जैसे ग्रंथि से यह स्रावित होता है, उससे वो बाहर निकलते रहता है। और जहाँ पर इसका संग्रहण होता है उसे बोलते हैं पित्त की थैली, जिसे पित्ताशय भी कहा जाता है। तो पित्त की थैली कहाँ है, इसी को, यही क्या है दोस्तों, पित्त की थैली है, इसी को क्या बोलते हैं, पित्त की थैली बोलते हैं। अगर हम बात करें मूल पित्त वाहिनी का, तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने समझा कि आपके अग्नाशय ग्रंथि में बहुत सी छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर एक अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है, यानी एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे अग्नाशय वाहिनी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके दोस्तों जो यकृत है उसमें भी बहुत से प्रकार की छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जो एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है। और यही जो नलिका है वो दोस्तों आपका कहलाता है, कौन सी नलिका, तो वो कहलाता है मूल पीत वाहिनी। और ये दोस्तों जो मूल पीत वाहिनी है और ये जो अग्नाशय वाहिनी है, ये दोनों मिलकर फिर एक नलिका का निर्माण करते हैं। और ये जो नलिका है, अब यही नलिका खुलती है कहाँ, तो यही जो नलिका है वो खुलती है ग्रहणी के छिद्र में। और ये जो छिद्र है वो ग्रहणी के कहाँ है, ये दोस्तों ग्रहणी के बीचों बीच उपस्थित रहता है। और यही जो छिद्र है, इसी छिद्र में आपके इन दोनों नलिकाओं का क्या होता है, संयोग रहता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि आपके ग्रहणी का जो बीचों बीच छिद्र है, उस छिद्र में जो नलिका है उसमें अग्नाशय वाहिनी और मूल पीत वाहिनी इन दोनों का संयोजन होता है। और इसी नलिका के माध्यम से जो आपके आमाशय में जो पाचित भोजन होता है कायम के रूप में, वह छोटी आंत में प्रवेश करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने ग्रहणी के बारे में इतना जाना। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर यकृत का, क्योंकि यकृत में मैंने आप लोगों को बताया कि यकृत क्या होता है, यकृत आपके छोटी आंत से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और इसमें दोस्तों आपके पित्त रस का स्राव होते रहता है, जिसका संग्रहण कहाँ पर होता है, तो पित्ताशय में, जिसे पित्त की थैली भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका दोस्तों जो रंग है, तो दोस्तों इसका जो रंग है वो जानते हैं कैसा होता है, वो होता है गहरे लाल भूरे रंग का। करेजी देखे आप लोग, हो सकता है घर में मुर्गा कटाया होगा, कबूतर उबूतर तो देखते हैं, करेजिया निकलता है, करेजी खाएं।
तो कलेजिया का कलर कैसा रहता है, देखते हैं ना, लाल भी नहीं रहता, लेकिन दोस्तों वो एक तरीके से गहरा लाल रहता है, भूरा कलर का। तो वैसा ही कलर किसका रहता है, वैसा ही कलर यकृत का भी रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो यकृत है वो कहाँ उपस्थित रहता है, तो यह दोस्तों आमाशय के दाहिनी भाग में उपस्थित रहता है, यह इसका स्थान है। आपने समझा। अगर आप लोग नोट्स कर रहे हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, तो मैं ये सारा चीज़ें आप लोग को नोट्स के लिए ही लिखवा देता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे वीडियो को पॉज कर आप लोग बिल्कुल सही तरीके से उतार सकें। आगे देख सकते हैं, ये तो मैंने बता चुका है, पित्ताशय में संग्रहित होता है। यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं, जो पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती हैं। पित्ताशय से निकलने वाली, इस चीज़ को मैंने नहीं बताया था। तो पित्ताशय कौन है, पित्ताशय यानी पित्त की थैली, तो यही है, यही वाली पित्ताशय है। तो इस पित्ताशय वाली जो थैली आप देख रहे हैं, इसमें जो नलिका है, इससे जुड़कर दोस्तों एक नलिका का निर्माण करती है, और यही नलिका आपके मूल पित्तवाहिनी के रूप में जानी जाती है। अगर हम बात करें पित्त के स्वरूप का, कि पित्त क्या होता है और पित्त का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों देखो, जो पित्त होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, और साथ ही इसका जो रंग होता है वो हरा होता है, और यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय द्रव इसलिए होता है क्योंकि जब आपके भोजन का पाचन जब आपके आमाशय में होता है, तो उस स्थिति में आपके आमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो क्या करते हैं कि भोजन के जो स्वरूप है उसे अम्लीय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस अम्लीय रूप में परिवर्तित भोजन के स्वरूप को खत्म करने के लिए, अर्थात इसे हटाने के लिए जो आपका पित्त है वो क्या करता है, इस पर दोस्तों अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि ये क्षारीय होता है। जब इस पर प्रभाव डालता है तो इसकी जो अम्लीयता होती है वो नष्ट हो जाती है। कहाँ पर, तो छोटी आंत में आकर। ठीक है, और इसकी अम्लीयता को नष्ट करने में कौन दोस्तों अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो वो रखता है पित्त। अगर हम बात करें पित्त के कार्य का, तो दोस्तों जो पित्त है उसके मुख्यतः दो कार्य होते हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखना कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होते। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता। सोचिएगा कि पित्त में कोई एंजाइम हो, तो इसमें बिल्कुल भी कोई एंजाइम नहीं होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले पहला कार्य का। तो पहला जो कार्य वो यह है, पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। ठीक, मैंने बताया ना आप लोग को कि आमाशय में जो भोजन होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव के कारण अम्लीय हो जाता है। जब ये छोटी आंत में प्रवेश करता है, तो छोटी आंत से जुड़ा हुआ जो आपके मूल पित्तवाहिनी से निकलने वाला जो दोस्तों आपका पित्त होता है, वह इसको क्षारीय रूप में परिवर्तित कर देता है, ताकि अग्नाशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। लेकिन हाँ, अग्नाशयी जो रस है उसमें एंजाइम होते हैं, लेकिन पित्त रस में बिल्कुल भी एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा जो दोस्तों इसका कार्य जो यह है, पित्त के लौड़ों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन यानी पायसीकरण होता है, जिससे कि दोस्तों आपके जो वसा के तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं वो क्या कर सके, उस पर वो क्रिया कर सके। ठीक, इतना सब कुछ आप लोगों ने जाना किसके बारे में, तो यकृत के बारे में और साथ ही अग्नाशय के बारे में। ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों आपके छोटी आंत के दूसरे भाग का, तो छोटी आंत का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है जेजुनम, जिसकी जो लंबाई होती है वह गहराई की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। और दोस्तों छोटी आंत काफ़ी लंबा होने के कारण यह एक सन्नत स्थान में रहता है, मतलब काफ़ी वो दोस्तों बहुत ही कम स्थान में सिकड़ा हुआ रहता है, देख सकते हैं लिपटाया हुआ रहता है। देखिए ये काफ़ी लंबा है, फिर भी इसको छोटी आंत बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका जो व्यास होता है वो बड़ी आंत की तुलना में कम होता है। चौड़ैया को व्यास बोलेंगे ना, जो चौड़ैया देख रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर, इसी को व्यास बोलेंगे। तो इसका जो व्यास होता है वह बड़ी आंत की तुलना में कम होता है, इसीलिए इसको छोटी आंत कहा जाता है। जबकि बड़ी जो आंत है वो लंबाई में बिल्कुल लंबा नहीं है, लेकिन उसका जो व्यास होता है वो छोटी आंत की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए उसे बड़ी आंत बोला जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग समझ के रखना। बताया जा रहा है ग्रहणी को इलियम से जोड़ने वाला, तो जो इलियम है वो क्या है भाई, तो जो इलियम है वो आपके छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, जो आपके छोटी आंत के ग्रहणी और जेजुनम की तुलना में सबसे लंबा होता है। और इसी इलियम में जो भोजन का दोस्तों जो पाचन है वो अंतिम रूप से समाप्त होता है, यानी इलियम तक ही आपका जो भोजन है वो परिपूर्णता इसका जो पाचन है वो दोस्तों हो जाता है। ठीक है, ग्रहणी को इलियम से जोड़ने वाला छोटी आंत का मध्य माने जो बीच में उपस्थित रहता है मध्य भाग जेजुनम कहलाता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा है। इसकी जो अगर लंबाई की बात करें तो कितना होता है, 2.5 मीटर, जिसमें गोलाकार तह और आंत बिल्ली शामिल है। आंत बिल्ली मतलब कि दोस्तों देखो बताते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं, देखो जैसे कि मान के चलते पाइप जैसा है आपका,
ठीक ऐसा बेलनाकार दोस्तों, या कुंडल जैसा आपका पाइप जैसा, ये आपका छोटी आंत है। ठीक है, तो मान के चलते हैं जो छोटी आंत का जो हिस्सा है वो कैसा है, वो है आपका जेजुनम वाला। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आंत बिल्ली तह मतलब इसको बोलते हैं सतह को, अंदर जो क्षेत्र है ना, अंदर क्षेत्र है उसको बोलते हैं तह। अब तह कैसा होता है, तो होता है गोलाकार। अब बताओ राउंडेड बाटे तो गोलाकार ना रही, समतल तो रही ना। देखो बेलनाकार है, गोल है, तो इसका तह मतलब क्षेत्र कैसा होगा, गोलाकार होगा। यहाँ दे सकते हैं आंत बिल्ली का मतलब होता है इसमें दोस्तों उंगली जैसा निकला हुआ कुछ दोस्तों धारिये होते हैं, कुछ दोस्तों उभरा हुआ कुछ दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसा भाग होता है जो छोटी आंत का जो सतह है उसमें उंगली जैसा कुछ उभरा हुआ भाग होता है, जिसे दोस्तों रसांगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रसांगुल। इस चीज को भी दोस्तों आप लोग समझ लेना है। साथ ही अगर हम बात करें इसके कुछ और नाम का, तो दोस्तों इसका जो नाम है दीर्घरोम भी इसको बोलते हैं, दीर्घरोम या रसांगुल। दीर्घरोम और रसांगुल को ही आंत बिल्ली के रूप में जाना जाता है, जो इसके सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। और जब सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो उस स्थिति में पाचन करने में जो दोस्तों जो क्रिया होती है उसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता, अर्थात पाचन के उत्पाद यहाँ रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, यानी होते हैं। तो ये था जेजुनम। तो जेजुनम जानते हैं वो दोस्तों पे यहाँ तक होगा। देखिए हाँ, जो क्षेत्र देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर हम फोटो दे देंगे, आप फोटो देख लेना दोस्तों ध्यान से। जो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, इधर जो एरिया देख रहे हो, इधर तक ऊपर तक, तो यही जो आप एरिया देख रहे हो ना वो आपका जेजुनम का भाग कहलाता है। और नीचे जो पूरा एरिया देख रहे हो, पूरा एरिया ये कहलाता है इलियम का, जो कि आपके छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। तो चलते हैं किस पर, तो चलते हैं हम लोग दोस्तों इलियम पर। तो बात करें अगर हम लोग इलियम का, तो यह छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जो लगभग 3 मीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई देख सकते हैं जेजुनम और ग्रहणी की तुलना में काफी ज्यादा है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। आप लोग लिख देना पाचन समाप्त, लिख देना साफा समाप्त होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। जो भी आपका भोजन पच चुका है उसका जो अवशोषण है वो आपके इलियम वाले भाग में ही होता है। ठीक है, यानी यहीं पर आपका जो भोजन है जब वो पच जाता है तो कोशिकाओं की सहायता से आपके संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और आपको ऊर्जा की प्राप्ति कराता है। और यह ऊर्जा की प्राप्ति श्वसन क्रिया के फलस्वरूप होती है। जब आप श्वसन क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों जब ऑक्सीजन को जब आप ग्रहण करते हैं तो इसी ऑक्सीजन की सहायता से आपके संपूर्ण कोशिकाओं को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इसके आगे जो दोस्तों इसका प्रोसेस है उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तब तक अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस चीज को तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था अग्नाशय के बारे में कि जो अग्नाशय होती है वो भी क्या होती है, यह भी दोस्तों आपके छोटी आंत से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिससे दोस्तों अग्नाशी रस का स्राव होते रहता है। ठीक है, जो कि दोस्तों ये क्या करता है कि जो आपके छोटी आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी, उसको यह घेरा हुआ रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जैसा कि आप लोग बताया था वैसा ही इसमें है। आमाशय के ठीक नीचे तथा ग्रहणी को घेरे हल्के पीले रंग का। अगर बात करें दोस्तों इसके रंग का, तो इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि अग्नाशय कहलाती है, जो कि यहाँ पर होती है। मैंने बताया था ना यहीं पर होती है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर पत्ती के आकार का, ठीक है, अग्नाशय कहलाती है। अग्नाशय में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक बड़ी अग्नाशी वाहिनी बनाती है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। अग्नाशय वाहिनी तथा मूल पित्त वाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं। फिर यह नलिका एक छिद्र के द्वारा ग्रहणी में खुलता है। और ये भी दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया, लिखवाया इसलिए कि अगर आप लोग नोट्स करते हैं तो आप लोग नोट्स पर इसको उतार लीजिए, ताकि अगर आप लोग दोस्तों भूल भी जाते हैं तो पढ़कर आप रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, जो आपका भोजन होता है ना, जब ये भोजन दोस्तों आप अपने मुंह के माध्यम से जब आप ग्रहण करते हैं तो पाचन क्रिया के क्रम में छोटी आंत जो होता है जब इस भोजन को दोस्तों सरल अवयवों में खंडित करता है, तो इनका जो सरल अवयवों में जो खंडन है वो किस तरीके से होता है उसे ही दोस्तों आप लोग इस विधि से समझिएगा। देखिए इसमें बताया जा रहा है अग्नाशय रस में, क्योंकि मैंने आप लोग बताया था पित्ताशय रस में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन जो अग्नाशय रस है अग्नाशय से स्रावित होने वाला उसमें एंजाइम होता है। तो कौन कौन होता है, तो देखो इसमें है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। ये सब क्या है, ये सब आपके अग्नाशय रस में आने वाले एंजाइम है, जो कि भोजन के अवयवों पर क्या करते हैं दोस्तों, यह प्रतिक्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एमाइलेज का, क्योंकि मैंने दोस्तों ट्रिप्सिन का तो नहीं लिखवाया है, तो आप लोग एमाइलेज का देखो। एमाइलेज का जो काम है वो क्या करता है, जो एमाइलेज है वह देखिए ये है आपका एंजाइम
और ये है भोजन का दोस्तों अवयव। और ये दोनों जब दोस्तों एक दूसरे से मिलते हैं तो बनता है कुछ इस प्रकार से। तो एमाइलेज जो एंजाइम है वो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन पर प्रतिक्रिया करके अभिक्रिया करके उसे दोस्तों माल्टोस में परिवर्तित कर देता है। जो आपका दूसरा एंजाइम है लाइपेज, वो क्या करता है कि भोजन का जो अवयव है इमल्सीकृत वसा, उस पर दोस्तों क्या करता है कि प्रतिक्रिया करके उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। जो आपका अगला जो एंजाइम है न्यूक्लियज, ये क्या करता है कि न्यूक्लिक एसिड यानी जो भोजन का अवयव है न्यूक्लिक एसिड वाला, उस पर दोस्तों प्रतिक्रिया करके उसे परिवर्तित कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग दोस्तों अच्छे से समझकर आप लोग उतार लेना, क्योंकि मैंने आप लोग को ये इसलिए बताया क्योंकि परीक्षा में हो सकता है आ जाए, तो ये दोस्तों आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें बताया जा रहा है आंत ग्रंथियां। तो दोस्तों जो आपके आंत के दीवारें होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आंत कैसा होता है, बेलनाकार। तो यहाँ पर दोस्तों जो अंदर में जो आप सतह देख रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं हम गोलाकार तह, मैंने बताया था ना गोलाकार तह, तो उसमें दोस्तों जो इसके सतह होते हैं वो दोस्तों होते हैं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं ऐसे फैला हुआ रहेगा, ऐसा फैला हुआ। जब इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है, फैलाएंगे, तो इसका सतह क्या होगा, मतलब ये सतह हो गया। तो इसमें दोस्तों उंगली जैसा कुछ निकला हुआ, कुछ दोस्तों क्या होते हैं, कुछ दोस्तों आपके संरचनाएं होते हैं जिसे हम लोग दीर्घरूप या अंशांगुल बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या करते हैं कि काफी सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपके भोजन का जो पाचन है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाता है, यानी भोजन का जो अवशोषण है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाता है। तो ये होते हैं दोस्तों आपके आंत के दीवार में, यानी आंत के सतह पर उपस्थित रहते हैं। तो छोटे आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव आंतरस या सस्कस एंट्रिकस कहलाता है। उसमें भी बहुत सारे ग्रंथियां होती है और इन ग्रंथियों से जो स्राव प्राप्त होता है उसे आंतरस या सस्कस एंट्रिकस बोला जाता है। आगे बताया जा रहा है आंतरस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर उनकी क्रिया इस प्रकार है। तो अब देखो, अब जब दोस्तों आपके आंतरस के जो एंजाइम होते हैं जब आपके भोजन के अवयवों पर जब प्रतिक्रिया करते हैं तो जो आपका भोजन है वो अब किस रूप में बदलेगा, तो आप लोग देखो यही दोस्तों क्या है, यही आपके भोजन के पाचन क्रिया का अंतिम स्वरूप है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से दोस्तों अब बिल्कुल भी भोजन का जो खंडन है वो नहीं होता। अब यहाँ से क्या होगा कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप आपके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में दोस्तों नए नए अंगों का निर्माण होगा। जो जटिल जो दोस्तों आपके कोशिकाएं होंगे, जो स्वरूप होंगे, उनका दोस्तों निर्माण होगा। ठीक है, देख सकते हैं जो आपके आंत ग्रंथि में आने वाला जो पेप्टाइडस जो आपका एंजाइम है वो क्या करता है कि भोजन के अवयव पेप्टोने पर प्रतिक्रिया करके उसे चेंज कर देता है एमिनो अम्ल पर। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है कि बची हुई इमल्सीकृत वसा जो कि भोजन का अवयव है उससे मिलकर उसे परिवर्तित कर देता है किस रूप में, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके पाचन क्रिया का यह अंतिम अवयव है। आगे देख सकते हैं इन्वर्टेज, जो इन्वर्टेज एंजाइम है वो क्या करता है कि भोजन के जो अवयव है सुक्रोज उस पर प्रतिक्रिया करके उसे परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक, इसमें बताया जा रहा है माल्टेस जो एंजाइम है ये सारे आंत ग्रंथियों के एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो कि आंत के सतहों पर उपस्थित रहते हैं। ये क्या करता है कि भोजन की न्यूक्लिक एसिड पर प्रतिक्रिया करके उसे न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंत ग्रंथियों के जो एंजाइम है वो बचे हुए जो भोजन के अवयव हैं उनसे प्रतिक्रिया करके जो इनका स्वरूप है वो किस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जब यह इस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उस अवस्था में जो आपका भोजन कायम रूप में रहता है ना, कायम के रूप में, तो उस अवस्था में जो ये कायम है ये दोस्तों और भी तरल हो जाता है, मतलब बहुत ही तरल हो जाता है। और जब दोस्तों ये बहुत ही तरल हो जाता है इस प्रोसेस में, तो उस स्थिति में इस कायम को कहा जाता है चाइल। क्या बोलते हैं, चाइल। देख सकते हैं, तथा अब यह चाइल कहलाता है क्योंकि कायम और भी तरल हो जाता है। और ये जो चाइल है तो चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है, यानी छोटी आंत के तीसरी भाग में ही होता है जो कि आपका इलियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और देख सकते हैं इसमें आगे बस वही चीज़ें जो मैंने आप लोग बताया। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन बिलाई में उपस्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाते हैं, रुधिर यानी कि रक्त में ही मिल जाते हैं। और जब रक्त में मिल जाते हैं तो उस स्थिति में जब आपके श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जब आप ऑक्सीजन को दोस्तों ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों जो ग्लूकोज होता है उसको वो विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही दोस्तों जल का निर्माण करता है और उसी प्रक्रम में आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है आपके शरीर को। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों
आपका जो छोटी आंत था और छोटी आंत से संबंधित जो आपके इतने सारे जो आपके प्रक्रियाएं थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं दोस्तों बता दूं, कोई पूछेगा कि आपके आमाशय में प्रतिदिन कितना जठरस का स्राव होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके आमाशय में जो दोस्तों आपका जठरस होता है, जिसे पाचक रस भी बोलते हैं, वो प्रतिदिन 3 लीटर का होता है, स्राव होता है। यानी 3 लीटर दोस्तों ये स्रावित होते रहता है। तो आपने बिल्कुल अच्छे से समझा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बड़ी आंत वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।